4 अक्टूबर 2019 केरल के छोटे से कूड़ाथाई गांव में एक चर्च की सिमेट्री में आज भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि पुलिस फोर्स, मेडिकल टीम और मीडिया की मौजूदगी में वहां कब्रों की खुदाई चल रही थी। वो भी एक या दो नहीं बल्कि 6 कब्रों की खुदाई। ये सभी 6 बॉडीज गांव के वेल रिस्पेक्टेड एंड हाईली एजुकेटेड ओनामट्टम फैमिली से थी। ये सभी डेथ्स 2002 से 2016 के बीच हुई थी। कब्रों का खोदा जाना वहां के धार्मिक आस्था के बिल्कुल ऑपोजिट था, इसलिए वहां काफी अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इसकी शुरुआत उन्हीं के घर के मेंबर की रिक्वेस्ट पर हुई थी, जिनके अकॉर्डिंग ये सभी 6 डेथ्स नेचुरल नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर्स थी, क्योंकि उनमें से एक फैमिली मेंबर रॉय की ऑटोप्सी में साइनाइड पॉइजन ट्रेस हुआ था। सरप्राइजिंगली शक के आधार पर इसी घर की बहू और रॉय की वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया था, जो एनआईटी कॉलेज में प्रोफेसर और 2 बच्चों की मां थी। एक रेप्यूटेड कॉलेज की प्रोफेसर, हाईली एजुकेटेड फैमिली की बहू और एक रिस्पेक्टेड सोसाइटी की महिला। ऐसे मामले में हुई गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया था। बट क्या सच में इन 14 सालों में हुई इन सभी 6 डेथ्स के पीछे जॉली का ही हाथ था? और अगर था तो ये केस इतना लेट क्यों दर्ज हुआ कि कब्रों को खुदवाने की नौबत तक आ गई? इस केस को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसे लूप होल्स पर सवाल उठाए जिसे नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री में भी कवर नहीं किया गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां और किस्से। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास, और आप देख रहे हैं द केस ऑफ जॉली जोसेफ। कूड़ाथाई की पुनमत्तम फैमिली में अनम्मा थॉमस, जो कि एक स्कूल टीचर थी, और उनके हस्बैंड टॉम थॉमस, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रॉय, रोजो और एक बेटी रेंजी। इनकी फैमिली में करियर और एजुकेशन को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। सबसे बड़ा बेटा रॉय, जो पेरेंट्स के साथ केरल में ही रहता था, जॉली से पहली बार अपने मामा मैथ्यू की पार्टी में मिला था। जॉली जो थी वो रॉय के मामा मैथ्यू के साले की बेटी थी। वहीं से रॉय और जॉली के बीच अफेयर शुरू हुआ। जॉली किसान परिवार से थी, इसलिए दोनों की फैमिली बैकग्राउंड में काफी डिफरेंस था। और तो और जॉली और रॉय एक दूसरे के रिलेटिव्स लगते थे, इसीलिए रॉय के फादर टॉम थॉमस को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन रॉय जॉली के लिए काफी सीरियस था। उसने अपने फादर को बताया कि जॉनी काफी पढ़ी लिखी लड़की है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। रॉय के घर वाले मान गए और 1997 में रॉय और जॉनी की शादी हो गई। शादी के बाद जॉनी ने सबके दिल में धीरे धीरे जगह बना ली थी। सब कोई उसको पसंद करता था। वो काफी रिलीजियस थी, जैसे रोज चर्च जाती थी और सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव थी। आस पड़ोस में हर कोई उसकी बहुत तारीफ करता था। सिंस वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसकी सास जो अनम्मा थी उसे जॉब करने के लिए प्रेशर डालती थी। बट जॉली को घर पर रहकर घर संभालना ज्यादा पसंद था। अनम्मा का जॉब के लिए बार बार प्रेशर डालना जॉली को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से घर में कलेश भी शुरू हो गए थे। साल 2002 एक दिन घर पर सभी लोग इकट्ठा थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तभी अचानक रॉय की बहन रेंजी जोर से चिल्लाई, अम्मा गिर गई। सभी लोग भागकर उनके कमरे में पहुंचे। अनम्मा का चेहरा लाल पड़ गया था। बॉडी ऐंठने लगी थी, मानो उनका दम घुट रहा हो। सभी उनको लेकर अस्पताल भागे, लेकिन हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई। क्योंकि अनम्मा को ओल्ड एज रिलेटेड और भी हेल्थ इश्यूज थे, इसीलिए डॉक्टर ने हेरिडिटरी स्ट्रोक को डेथ ऑफ कॉज बताया। पूरा परिवार शॉक था और गांव सदमे में था। एज पर रेंजी, उसने नोटिस किया कि अनम्मा की डेथ के बाद जॉनी के अंदर काफी बदलाव आ गए थे। उसने घर की सारी जिम्मेदारी अनम्मा की तरह ही संभाल ली थी। वहीं जॉनी को समझ में आ गया था कि अगर उसे समाज में अनम्मा जैसी इज्जत चाहिए तो उसे भी टीचर की जॉब करनी पड़ेगी। एक दिन जॉनी ने अपने फादर इन लॉ को बताया कि उसकी एनआईटी कैलिकट में 40,000 पर मंथ की सैलरी पर एज अ गेस्ट लेक्चरर जॉब लग गई है।
NIT जैसे बड़ी इंस्टीट्यूट में जॉब लगने से जॉली की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ वक्त बाद MS मैथ्यू, जो जॉली की सास अनम्मा का भतीजा और रॉय का ममेरा भाई था, उसका घर पर आना जाना काफी बढ़ गया था। MS मैथ्यू ज्वेलरी शॉप में एक सेल्समैन था और उसकी जॉली से गहरी दोस्ती हो गई थी। जॉली की MS मैथ्यू से बढ़ती नजदीकियों से उसके फादर इन लॉ टॉम काफी नाराज थे। उन्होंने जॉली को उससे मिलने से मना भी किया, बट फिर भी जॉली उससे चोरी छुपे मिला करती थी। साल 2008 टॉम हर शाम एनर्जी के लिए एक मशरूम कैप्सूल खाते थे। उस शाम भी जॉली ने उनको वो मशरूम कैप्सूल दिए, जिसको खाते ही उनकी अचानक घबराहट और बेचैनी होने लगी और वो वॉश बेसिन के पास गिर गए। जॉली ने जल्दी से पड़ोसियों की हेल्प से टॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही टॉम की डेथ हो गई। डॉक्टर ने इसे भी हार्ट अटैक बताया, जिस वजह से किसी ने भी ऑटोप्सी की डिमांड नहीं की। अनम्मा और टॉम की डेथ के बीच में 6 साल का गैप था, इसीलिए इसमें किसी को भी मर्डर का एंगल कहीं से नहीं लग रहा था। टॉम की डेथ को 2 साल बीत गए। रॉय को बिजनेस में काफी लॉस होने लगा था। अचानक एक दिन रॉय अपनी वाइफ जॉली के साथ रोजो और रेंजी के पास वसीयत के पेपर लेकर पहुंचा। उन वसीयत के पेपर्स के अकॉर्डिंग टॉम थॉमस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे रॉय और अपनी बहू जॉली के नाम ट्रांसफर कर दी थी। गौर से देखने पर रेंजी ने पाया कि उसमें ना तो कोई स्टैम्प पेपर्स लगे हुए थे और ना ही किसी विटनेस के साइन थे। ये सवाल उठाने पर रॉय और जॉली बिना कुछ बोले वहां से चले गए और रेंजी ने उस विल की फोटोकॉपी अपने पास रखी। एक दिन रोजो का कॉल रेंजी के पास जाता है और वो बताता है कि जॉली भाई यानी रॉय से डिवोर्स लेना चाहती है। शायद जॉली की MS मैथ्यू से बढ़ती नजदीकियां और रॉय का डाउनफॉल इस डिमांड की वजह रहा होगा। 30 सितंबर 2011 रोज की तरह जॉली ने रॉय के लिए डिनर बनाया था, राइस और चने की सब्जी। डिनर करने के थोड़ी देर बाद रॉय को बेचैनी शुरू हुई। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। जॉली के बार बार बुलाने पर जब दरवाजा नहीं खोला तो उसने अपने पड़ोसी से हेल्प मांगी। दरवाजा खोलने पर उसके पड़ोसी ने देखा कि रॉय फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब तक रॉय के मामा अंकल मैथ्यू भी वहां पहुंच गए थे। वो उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, बट अपने पिता की तरह कुछ ही मिनट बाद रॉय ने दम तोड़ दिया। 10 साल के अंदर हुई ये तीसरी डेथ थी। सब शॉक थे, लेकिन रॉय की डेथ से अंकल मैथ्यू के मन में डाउट पैदा हुआ। उन्होंने रॉय के पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया, जिस पर जॉली ने आर्ग्यूमेंट किया कि अब तो वो जा चुके हैं तो फिर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत। लेकिन अंकल मैथ्यू माने नहीं और उन्होंने जोर डालकर पोस्टमार्टम करवा ही लिया। अंकल मैथ्यू का शक सही निकला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का रीजन साइनाइड पॉइजनिंग निकल कर आया। ये अब तक की हुई सभी डेथ में पहला मामला था जिसमें कॉज ऑफ डेथ सबसे अलग थी, और वो भी तब पता चला जब पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं जॉली ने बताया कि रॉय के ऊपर लाखों का कर्जा था, जिस वजह से उसने साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया होगा, और यही रीजन देकर उसे आगे की इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी। सिंस वाइफ ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अग्री नहीं थी, तो किसी और फैमिली मेंबर ने जोर ही नहीं डाला और सभी ने इसे सुसाइड मान लिया। सरप्राइजिंगली टॉक्सिकोलॉजी का एक प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी केस में कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजनिंग निकल कर आए तो उसे एज अ मर्डर केस ही ट्रीट करना चाहिए। हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि इसके बाद भी जांच एजेंसी ने इस मामले की तह तक जाने का प्रयास ही नहीं किया। साल 2012 रॉय की डेथ के 1 साल के अंदर जॉली ने घर पर अपनी ओनरशिप क्लेम कर दी। उसने रोजो और रेंजी के सामने दूसरी वसीयत रखी, जिसमें वो सारे पेपर्स थे जो पहले मिसिंग थे। पहली कॉपी जो रॉय और जॉनी लेकर आए थे वो एक सादे कागज पर थी, और ये दूसरी कॉपी में सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। ऑब्वियस था कि आखिर टॉम थॉमस की डेथ के बाद ये दूसरी वसीयत पर उनके साइन आखिर आए कैसे।
रेंजी और रोजो को जॉनी के इरादे साफ दिख रहे थे, इसलिए दोनों उसके अगेंस्ट एक साथ खड़े हो गए। पहली कॉपी रेंजी के पास ऑलरेडी थी, इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया और उनके सामने वसीयत की दोनों कॉपीज रखी। सबको क्लियर हो गया कि विल के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। इसी बिहाफ पर रोजो ने पंचायत ऑफिस जाकर जॉली की ओनरशिप कैंसिल करवा दी। जॉली जेल चली जाएगी तो उसके बच्चों का क्या होगा, यही सोचकर दोनों ने उसकी इस हरकत को माफ कर दिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक हद के बाद किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ जाता है। अंकल मैथ्यू, रोजो और रेंजी तीनों के मन में जॉली को लेकर सेम थॉट्स थे। मैथ्यू अंकल ने यहां तक जॉली को उसके और एमएस मैथ्यू के अफेयर को लेकर वार्निंग भी दी थी, जो जॉली को अच्छी नहीं लगी थी। फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि एमएस मैथ्यू जॉली से रिलेशन क्यों बनाए हुए थे और क्यों उससे अक्सर मिलने जाया करते थे। अगर आप किसी की नेगेटिविटी से परिचित हो तो फिर आपको उससे एक दूरी बनाए रखनी चाहिए, और ऐसा ना करना ही एमएस मैथ्यू की सबसे बड़ी गलती थी। 1 मई 2014 एक शाम जॉली ने रेंजी को कॉल कर बताया कि वो हॉस्पिटल से बोल रही है, मैथ्यू अंकल अब नहीं रहे। रेंजी शॉक थी क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसकी मैथ्यू अंकल से बात हुई थी। पिछली तीनों डेथ की तरह मैथ्यू अंकल की भी डेथ का रीजन हार्ट अटैक आया था। एक खबर जो सामने निकल कर आ रही थी वो ये थी कि जॉली ही वो लास्ट पर्सन थी जो मैथ्यू अंकल से मिलने उनके घर गई थी, और उस वक्त वो अपने घर पर अकेले ही थे। और तो और जॉली ने ही सबको फोन कर मैथ्यू अंकल के डेथ की खबर दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब किसी भी फैमिली मेंबर ने पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं की, ना ही पुनत्तम फैमिली और ना ही मैथ्यू अंकल की फैमिली ने। जबकि पिछली वाली ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह दिखा कि रॉय की डेथ साइनाइड पॉइजनिंग से हुई है। कुछ वक्त बाद जॉली और शाजो के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया था। शाजो रॉय का चचेरा भाई था और पहले से ही शादीशुदा था। सिली से उसके 2 बच्चे थे, एबल और अल्फिनो। उसी साल सन 2014 में एक फैमिली फंक्शन में बेटी अल्फिनो अचानक बीमार पड़ जाती है। उसकी सांस जैसे उखड़ने लगी हो। सबको लगा कि शायद खाना अटक गया होगा। सब फौरन हॉस्पिटल भागे, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अनफॉर्चुनेटली अल्फाइन ने दम तोड़ दिया था। सबकी नजर में ये एक एक्सीडेंट था, इसीलिए इस केस में भी किसी ने पोस्टमार्टम कराने की अपील की ही नहीं। बेटे के गुजर जाने के बाद सिली यानी शाजो की वाइफ अल्फाइन की मदर काफी डिप्रेस रहने लगी थी, और इसी दौरान वो जॉली के करीब आ गई। 11 जनवरी 2016 अमरासरे डेंटल क्लिनिक। सिली और शाजो के साथ जॉली भी उनके साथ लॉबी में वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक सिली को अटैक पड़ने लगा। उसको झटके लगने लगे और उसे जब तक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तब तक उसने दम तोड़ दिया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस इंसिडेंट से थोड़ा पहले जॉली ने एनर्जी के लिए सिली को वही मशरूम टैबलेट्स दी थी जो उसके ससुर यानी फादर इन लॉ टॉम लेते थे, और इनमें उसने पहले से ही साइनाइड मिला रखा था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर्स की टीम ने सिली के पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया, बट वहीं उसके हस्बैंड शाजू ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे परिवार में यह सब नहीं होता। शाजू का यह स्टेटमेंट क्या इशारा कर रहा था? क्या वो भी जॉली के इस प्लान में मिला हुआ था? सिली के फ्यूनरल में सारी अरेंजमेंट जॉली ही कर रही थी। रेंजी ने नोटिस किया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफी अंतर आ चुका था। शी वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी। रेंजी के दिमाग में यह सवाल आने लगा कि कहीं इन सारी डेथ्स के पीछे जॉली का ही हाथ तो नहीं है। लेकिन इतने बड़े क्लेम को प्रूफ करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। साल 2017, सिली की डेथ को 1 साल ही हुआ था कि जॉली और शाजू ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस घटना से रेंजी का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने रोजो से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और यहां से सच की परत खुलने लगी। रेंजी ने नोटिस किया कि रॉय की डेथ का टाइम रात 11:20 था। सिंस साइनाइड एक ऐसा पॉइजन होता है जो बॉडी में जाते ही असर करने लगता है, एंड एज पर रिपोर्ट्स
रॉय के पेट में खाना पचा ही नहीं था। चावल और चने की सब्जी, वही जो जॉली ने रॉय को डिनर में खिलाया था, यानी जहर रात के खाने के थ्रू गया था। और जॉली ने रेंजी को बताया था कि उस दिन रॉय ने सिर्फ दोपहर में ही खाना खाया था और डिनर तो किया ही नहीं था। इट वॉज क्लियर कि जॉली ने झूठ बोला था और उसने ही रॉय को डिनर में जहर मिलाकर दिया था। रेंजी कुछ पुलिस ऑफिसर से मिली और उन्हें अपनी सारी थ्योरीज और डाउट्स बताए। इस केस में अब बड़े खुलासे होने वाले थे। पुलिस ने 10 मेंबर्स की टीम बनाई और सबसे पहले NIT कैनिकट गए, जहां पर उनको ये जान के शौक लगा कि वहां जॉली नाम का कोई भी स्टाफ नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई तो उन्हें पता चला कि जॉली एक्चुअली में सिर्फ 12th पास थी और उसके बाकी सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट फेक थे। खुद को फंसता देख ये सब रोकने के लिए जॉली ने रेंजी को धमकाया, बट कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो कभी ना कभी भरता ही है। पुलिस को सारी ग्रेव्स खोदने और उनकी जांच करने की परमिशन मिल गई, बट अभी भी 2 चैलेंज सामने थे। रेंजी और रोजो के अगेंस्ट पूरा परिवार खड़ा हो गया था। सभी ने इसको रोकने के लिए दोनों पर काफी प्रेशर बनाया, यहां तक उनको जान से मारने की भी धमकी दी, क्योंकि उनके रिलीजन में ग्रेव्स को खोदना काफी ऑफेंसिव था। बट दोनों पीछे नहीं हटने वाले थे। लेकिन दूसरा चैलेंज ये था कि ग्रेव्स काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए ये श्योर नहीं था कि केमिकल एनालिसिस में साइनाइड के ट्रेसेस मिलेंगे या नहीं, क्योंकि सिर्फ 19 मिलीग्राम साइनाइड ही काफी होता है किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए। रिपोर्ट्स बाहर आई और 4 बॉडी में साइनाइड पॉइजनिंग नेगेटिव थी, बट रॉय और सिली की बॉडी में साइनाइड पाया गया। साल 2019 जॉली को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। उसके घर से साइनाइड की बोतल भी बरामद हुई। जॉली को साइनाइड सप्लाई करने के जुर्म में पुलिस ने MS मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया गया। ताजू जॉली के डिफेंस में सामने आया, वही रंजी जॉली के दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर घर चली गई। 6 मर्डर चार्जेस, 263 गवाहों के साथ 6 मार्च 2023 को ट्रायल शुरू हो गया, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। फिलहाल जॉली केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में है। जॉली को अपने किए पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि एज पर रेंजी, जब उन्होंने जेल में जॉली से ये सब करने के पीछे रीजन पूछा तो जॉली ने बस ये कहा कि बस हो गया, मेरा क्रिमिनल माइंड है और मैं चीजें छुपाने में बहुत तेज हूं, और बाइबल में तो लिखा ही है कि गॉड सबको माफ कर देते हैं, तो वो मुझे भी माफ कर ही देंगे। इस केस में काफी सारे लूप होल्स हैं दोस्तों, जिसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पाया है। सबसे कमजोर कड़ी ये है कि 6 में से 5 डेथ्स में किसी का भी उसी वक्त पोस्टमार्टम का ना होना, जो उनके परिवार वालों ने ही डिमांड नहीं किया। सिर्फ रॉय के केस में ही पोस्टमार्टम किया गया, और वो भी जब अंकल मैथ्यू ने इतना प्रेशर डाला। लेकिन अंकल मैथ्यू के डेथ पर किसी ने भी पोस्टमार्टम की अपील क्यों नहीं की, जबकि उनकी डेथ पिछले 3 डेथ की तरह ही हुई थी। अल्फिनो सैनी के केस में ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट टाजो ने भी इसकी जरूरत नहीं समझी। दूसरा पॉइंट यह कि अंकल मैथ्यू को हमेशा से जॉली पर शक था, उसके बाद भी उन्होंने उससे इतने क्लोज रिलेशन बनाकर क्यों रखे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉली का MS मैथ्यू से अफेयर था, और यह बात ना सिर्फ उसके ससुर टॉम थॉमस को पता थी, बल्कि अंकल मैथ्यू को भी पता थी। ये सब इतना ओपन था, फिर भी उसने शादी टाजो से क्यों की? और अचानक MS मैथ्यूज सीन से गायब कहां हो गया, जबकि वो एज अ साइनाइड सप्लायर जॉली के साथ इस प्लान में शामिल था। एक और बात है दोस्तों, जो समझ से परे है कि सबको शाजू और जॉली के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन सिली जो उसकी वाइफ ही थी, वो इस बात से कैसे अनजान थी? और तो और वो अल्फाइन की डेथ के बाद जॉली के करीब कैसे आ गई? क्या सिली को एक बार भी जॉली के ऊपर शक नहीं हुआ? शाजू का बार बार जॉली को डिफेंड करना, सिली और अल्फाइन की डेथ को एक्सीडेंट मान लेना, ये किसी बड़े गेम प्लान की तरफ इशारा करता है। शायद वो भी किसी न किसी तरह
जॉली के इस प्लान में शामिल था, लेकिन तब भी पुलिस और फैमिली का शाजू को लेकर एंगल क्लियर क्यों नहीं है? लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, पुलिस ने बताया कि उनको घर से साइनाइड की बोतल मिली। तो दोस्तों, आई एम सरप्राइज कि अगर कोई इतना शातिर रहे जो 17 सालों से मर्डर करके पकड़ा नहीं जा रहा, वो साइनाइड की बोतल ऐसे ही बड़ा कैजुअली अपने घर में किचन में रख देगा, जो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ भी लग जाएगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सच क्या है। क्या इन सब के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ है या अभी भी कुछ बहुत बड़े राज सबके सामने आना बाकी है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार। अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।